Now today we will talk about Order 22, which relates to abatement. Abatement से डील करता है. It talks about death, marriage and insolvency of the parties. But इसका प्राइमरी चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है अबेटमेंट. ठीक है. अब पहले तो मैं इससे पहले की रीडिंग शुरू करूं, आपको ये बता दूं कि प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 22 आर एग्जॉस्टिव एंड दे आर टू बी लिबरली कंस्ट्रूड एज टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस. इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा. ठीक है. ये एग्जॉस्टिव प्रोविजन है. आप अबेटमेंट को लेके कोई भी मैटर इसके बाहर से नहीं ला सकते. अबेटमेंट को लेके जितने भी मैटर होंगे वो ऑर्डर 22 में होंगे, इसके बाहर नहीं. ठीक है. अब जरा हम लोग रूल 1 से 4 तक पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राइट टू सू क्या होता है. ठीक है. रूल 1 कहता है नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ द राइट टू सू सर्वाइव. द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स. ये मतलब अगर प्लेंटिफ मर गया, डिफेंडेंट मर गया, पर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो सूट अबेट नहीं करेगा. अब अबेटमेंट का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? इट मींस दैट द सूट विल कम टू एन एंड. प्रोसीडिंग्स अबेट कर जाएंगे, इट विल कम टू एन एंड. ठीक है. अगर मान लीजिए राइट टू सू नहीं सर्वाइव किया तो सूट की प्रोसीडिंग्स वुड बी टर्मिनेटेड. ठीक है. इट विल कम टू एन एंड. रूल 1 आपको क्या बता रहा है कि अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है देन द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट. ठीक है. तो प्राइमरी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? वेदर इन अ गिवन केस राइट टू सू सर्वाइव्स और नॉट. ये मेन चीज है. अब हम आते हैं रूल 2 पे. ये कहता है प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट डाइज एंड राइट टू सू सर्वाइव्स. वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स देन वन, एक से ज्यादा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स हैं, एंड एनी ऑफ देम डाइज, एंड वेयर द राइट टू सू सर्वाइव्स टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अलोन or against the surviving defendant or defendants alone, the court shall cause an entry to that effect to be made on record, and the suit shall proceed at the instance of the surviving plaintiff or plaintiffs or against the surviving defendant or defendants. मतलब अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और राइट टू सू सर्वाइव कर गया तो डेथ ऑफ आइदर ऑफ देम would not affect the proceedings and the suit will go on after the court will make an entry to that effect and will proceed at the instance of the surviving plaintiff against the surviving defendant or defendant as the case may be. ठीक है. रूल 3 पे आ जाते हैं. प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और ऑफ सोल प्लेंटिफ. आज ये इंपॉर्टेंट है. रूल 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है. अभी तक रूल 1 और 2 में आपने उन सिचुएशंस को देखा जहाँ पे राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, पर रूल 3 और 4 आपको बताएगा कि कब राइट टू सू नहीं सर्वाइव करेगा, उन सिचुएशंस में क्या होगा. So it says, Rule 3 says, where one of two or more plaintiffs dies and the right to sue does not survive to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or a sole plaintiff or sole surviving plaintiff dies and the right to sue survives, the court, on an application made in that behalf, shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit. मतलब कि अगर दो से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और दो या दो से ज़्यादा हैं और उनमें से एक मर गया और राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव फॉर द रिमेनिंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स एज द केस में बी, तो एक एप्लीकेशन देनी होगी टू कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्लेंटिफ टू बी मेड अ पार्टी. तभी सूट से प्रोसीड किया जा सकता है. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You give an application to the court और उनके legal representatives को record पे लाएं and then proceed with the suit. Let us have a look what does sub rule 2 says. It says where within the time limited by law no application is made in sub rule 1. मतलब वो application आपने नहीं दी जो देनी चाहिए थी. कौन सी application? To bring legal representative on record. The suit shall abate so far as the deceased plaintiff is concerned, and on application of the defendant, the court may award to him cost which he may have incurred in defending the suit to be recovered from the estate of deceased plaintiff. तो मतलब अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया तो द सूट शैल अबेट सो फार एज रिगार्ड्स टू द डिसीज प्लेंटिफ. ठीक है. और डिफेंडेंट कैन ऑल्सो
apply to the court for the award of cost, और वो cost कहाँ से recover किए जाएंगे? From the estate of the deceased plaintiff, मतलब deceased plaintiff की property से recover किए जाएंगे. अब आ जाते हैं rule 4 पे. Procedure in case of death of one of several defendants or of sole defendant. It says where one of two or more defendant dies and the right to sue does not survive against the surviving defendant or defendants alone, or sole defendant or sole surviving defendant dies and the right to sue survives, the court on an application made in this behalf shall cause the legal representative of the deceased defendant to be made party and shall proceed with the suit. Any person so made a party may make any defense appropriate to his character as a legal representative of the deceased defendant. Then, furthermore, it says that where within the time limited by law no application is made under sub-rule 1, the suit shall abate as against the deceased defendant. Finally, it said that the court, wherever it thinks fit, it may exempt the plaintiff from the necessity of substituting the legal representative of any such defendant who has failed to file a written statement or who, having filed it, has failed to appear and contest the suit at the hearing, and judgment may in such case be pronounced against the said defendant notwithstanding the death of such defendant, and shall have the same force and effect as if it has been pronounced before the death took place. ये important है, मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है. इसका सब रूल 5 कहता है कि where the plaintiff was ignorant of the death of the defendant and could not for that reason make an application for substitution of the legal representative of the defendant under this rule within the period prescribed in the Limitation Act, and the suit has in consequence abated, and the plaintiff applies after the expiry of the period specified therefore in the Limitation Act for setting aside the abatement and also for admission of that application under section 5 of the Limitation Act on the ground that he had, by reason of such ignorance, sufficient cause for not making the application within the period specified in the said act, the court shall, in considering the application under section 5, have due regard to the fact of such ignorance if proved. अब मैं समझाता हूँ ये दोनों रूल्स क्या कह रहे हैं. रूल 3 भी बताता हूँ, रूल 3 और 4 दोनों को आपको बताता हूँ. देखिए, रूल 3 प्राइमरली प्लेंटिफ की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और उनमें से एक मर गया, एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव टू द रिमेनिंग प्लेंटिफ्स, जो बाकी के प्लेंटिफ्स बचे उनके पास राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में डिसीज्ड प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन ये हो जाती है कि अगर सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स अपनी सिंगल कैपेसिटी में सू नहीं कर सकते अभी, क्योंकि राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव टू देम अलोन, सो दैट इज व्हाई दे नीड टू ब्रिंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द रिकॉर्ड. उसके बाद रूल 3 में बात की गई है सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ की, पर वहां वर्ड चेंज हो जाते हैं. सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ के कंटेक्स्ट में बोला जाता है द राइट टू सू मस्ट सर्वाइव. ठीक है, राइट टू सू सर्वाइव करना चाहिए. मल्टीपल प्लेंटिफ्स के कंटेक्स्ट में क्या बोल रहा था रूल 3? मल्टीपल प्लेंटिफ्स के कंटेक्स्ट में बोल रहा था कि where one of the two or more plaintiffs died and the right to sue does not survive in the surviving plaintiff or plaintiffs alone. तो यहां पे कीवर्ड क्या है? यहां पे कीवर्ड alone है, ठीक है. the word alone is the keyword here. कि मतलब वो सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स अकेले नहीं सू कर सकते, उन्हें डिसीज प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे लाना है, अदरवाइज द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव फॉर देम. लेकिन जब सोल प्लेंटिफ की सिचुएशन आती है तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है दैट द राइट टू सू मस्ट सर्वाइव. राइट टू सू सर्वाइव करना होगा, और तब ऑन द एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्लेंटिफ कैन बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड. और अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता है by presenting the application, then the defendant may apply for the award of cost and the cost shall be recovered from the estate of the deceased plaintiff. वैसे ही रूल 4 किस चीज की बात कर रहा है? ये डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट में. ये कहता है कि जब दो
या दो से ज्यादा डिफेंडेंट हैं और उनमें से एक मर जाता है, एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स, मतलब और डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट से बात कर रहा है कि मान लीजिए दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट है, उनमें से एक मर गया, तो अब राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट देम अलोन। अब यहाँ पे अगेंस्ट की वर्ड है ना। जब प्लेंटिव को लेके बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिव, ठीक है। यहां पे हम कह रहे हैं राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट। राइट टू सू तो अगेंस्ट ही होगा ना डिफेंडेंट के। तो ऐसे में ये उन सिचुएशंस की बात आपसे की जा रही है जहां पे वन ऑफ द डिफेंडेंट डाइज और प्लेंटिव हैज नाउ बीन मेड इनकेपेबल ऑफ सुइंग द रिमेनिंग अलाइव डिफेंडेंट्स अलोन, क्योंकि एक मर गया तो उनके एक डिफेंडेंट मर गया है, तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे लाना होगा, ठीक है, बाय प्रेजेंटिंग एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाना होगा, तब आप सू कर सकते हैं, ठीक है। रूल 4 में क्या वर्ड्स ऑकर हो रहे हैं इस कंटेक्स्ट में? इन केस ऑफ मल्टीपल डिफेंडेंट्स वर्ड्स ऑकर हो रहे हैं वेयर वन ऑफ टू और मोर डिफेंडेंट डाइज एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स अलोन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डिसीज डिफेंडेंट है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको रिकॉर्ड पे लाना होगा। पर सोल डिफेंडेंट को लेके क्या बात है, या सोल सर्वाइविंग डिफेंडेंट को लेके क्या बात है? अगर सोल सर्वाइविंग डिफेंडेंट या सोल डिफेंडेंट डाइज, देन द राइट टू सू शुड स्टिल सर्वाइव। राइट टू सू को इस सिचुएशन में सर्वाइव करना होगा, क्योंकि अगर नहीं सर्वाइव किया तो प्रोसीडिंग अबेटी हो जाएगी। देखिए जस्ट लाइक रूल 3, रूल 4 भी वैसी ही बात करता है कि जब सिंगल डिफेंडेंट की बात आ रही है और एक केस में एक ही डिफेंडेंट है, वो डिफेंडेंट मर गया या सोल सर्वाइविंग डिफेंडेंट मर गया, देन द राइट टू सू शुड सर्वाइव। ये वर्ड्स क्या कहते हैं, मल्टीपल डिफेंडेंट के केस में नहीं थे। मल्टीपल डिफेंडेंट के केस में जो वर्ड्स यूज किए थे वो थे राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स अलोन। लेकिन जब सोल डिफेंडेंट की बात आती है तो वहां पे कह रहे हैं द राइट टू सू शुड सर्वाइव। तो इस सिचुएशन में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों वर्डिंग्स में मल्टीपल डिफेंडेंट के केस में ये क्यों लिखा हुआ है कि राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेचर ने क्वालिफाई कर रखा है कि राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव टू द रिमेनिंग डिफेंडेंट्स अलोन, ठीक है। अलोन यहां पे फोकस करिएगा इस वर्ड पे, कि मतलब राइट टू सू सर्वाइव तो कर जाता, पर क्योंकि एक डिफेंडेंट चला गया है तो अभी रिमेनिंग डिफेंडेंट्स के खिलाफ वो अभी सर्वाइव नहीं कर रहा है, सो यू हैव टू ब्रिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। डिसीज डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाने होंगे। लेकिन जब सोल डिफेंडेंट की बात होती है और सोल डिफेंडेंट ही मर गया, एक ही डिफेंडेंट था, ही डाइज, देन द राइट टू सू शुड सर्वाइव, ठीक है। मैं राइट टू सू पे अभी इलैबोरेट करूंगा, पर अभी इन चीजों पे ध्यान दीजिए। देन द राइट टू सू शुड सर्वाइव and you should make, if you are the plaintiff, you should make an application to the court to cause the legal representative of the deceased defendant to be made a party, ठीक है, to be made a party in the suit, to be made the defendant in the suit, and then you can proceed with the suit. याद रखिएगा, if you try to proceed against a dead person, then the decree will be a nullity. You cannot file a suit against the dead person. तो अगर डिफेंडेंट मर जाता है, सोल डिफेंडेंट है, ही डाइज एंड द राइट टू सू सर्वाइव्स, देन यू एज अ प्लेंटिफ हैज टू ब्रिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड डिफेंडेंट ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है। इफ यू डोंट देन द सूट विल अबेट। लेकिन अगर राइट टू सू सर्वाइव कर जाता है और आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड पे ले आते हैं, देन द प्रोसीडिंग्स विल प्रोसीड, ठीक है, सूट विल प्रोसीड एज नॉर्मली इट वुड हैव। अब रूल 4 का सब रूल 2 जो है वो उस कंटेक्स्ट में बात करता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने पर्सनल डिफेंसेस नहीं ले सकता, वो वही डिफेंसेस ले सकता है जो डिसीज डिफेंडेंट के पास अवेलेबल थे। अब रूल 4 का सब रूल 3 आपको बताता है कि अगर आपने लिमिटेड टाइम के अंदर वो एप्लीकेशन नहीं लगाई टू ब्रिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट ऑन रिकॉर्ड, तो क्या होगा, then suit shall abate as against the deceased defendant, अबेट कर जाएगा, मतलब आपको रिलीफ नहीं मिलेगी उस डिसीज डिफेंडेंट के खिलाफ, ठीक है। अब रूल 4 का सब रूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है
कि आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया है, या अगर फाइल किया है तो उसने अपीयर नहीं किया है एंड ही हैज नॉट कंटेस्टेड द सूट एट हियरिंग। इस रूल को हमेशा रीड करिएगा, रूल 6 है ऑफ ऑर्डर 22। रूल 6 भी ऐसी ही बात करता है लेकिन वो थोड़े दूसरे कंटेक्स्ट में करता है। वो कहता है नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। ठीक है, नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। It says, notwithstanding anything contained in the foregoing rules, whether the cause of action survives or not, there shall be no abatement by the reason of death of either party between the conclusion of hearing and the pronouncing of judgment. मतलब ट्रायल कंक्लूड होने के बाद अगर आइदर पार्टी में से कोई भी मर जाता है तो प्रोसीडिंग्स अबेट नहीं करती। ठीक है, इसको लेके थोड़ा अवेयर रहिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। वापस रूल 4 पे चलते हैं। रूल 4 का जो सब रूल 5 है वो एक्चुअली लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है और प्लेंटिफ के इग्नोरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि प्लेंटिफ अगर इग्नोरेंट था विद रिगार्ड टू डेथ ऑफ द डिफेंडेंट और उसी की वजह से ही कुडंट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट, तो ऐसे में वो इग्नोरेंस प्रूव की जाएगी। ठीक है, कोर्ट के सामने वो इग्नोरेंस प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि कितना टाइम अलॉट किया जाता है टू द प्लेंटिफ टू ब्रिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट ऑन द रिकॉर्ड। तो वो पीरियड है 90 डेज, 90 दिन। ठीक है, 90 दिन कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, अपेलेंट, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट एज द केस में बी। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? ये आंसर सीपीसी में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 120 देखिएगा, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। इस बात को लेके अवेयर रहिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेन अवेयर रिगार्डिंग ऑल दीज प्रोविजंस इन इंटरलिंकिंग। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि राइट टू सू इन सिचुएशंस में काफ़ी ऑकर हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट टू सू एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, राइट टू सू जो है उसको दूसरे शब्दों में राइट टू सीक रिलीफ भी कहा जा सकता है। ठीक है, राइट टू सू को दूसरे शब्दों में राइट टू सीक रिलीफ भी कहा जा सकता है। और जब सवाल ये उठता है कि क्या राइट टू सू सरवाइव कर रहा है या नहीं, ये जो पर्पस ऑफ अवेटमेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेदर द राइट टू सू सरवाइव्स और नॉट, तो एक डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया ये है कि राइट टू सू सर्वाइव्स इफ द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और कंटिन्यूज टू सर्वाइव। अगर कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव कर गया देन द राइट टू सू ऑल्सो सर्वाइव्स। अब एक मैक्सिम है, एक्शियो पर्सोनालिस मॉरिटर कम पर्सोना। एक्शियो ACTIO, पर्सोनालिस PERSONALIS, मॉरिटर MORITUR कम CUM, पर्सोना PERSONA। इसका मतलब होता है अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डर 22। अब देखिए, जब हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं ना कि वेदर द राइट टू सू सर्वाइव्स और वेदर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट, तो हम ये देखते हैं कि जो राइट एक्शंस और रिलीफ आर बीइंग डिमांडेड बाय द प्लेंटिफ वो है किस नेचर के एक्चुअली, ये हम देखते हैं एज जजेस। तो उसमें जो डिवीजन होता है वो इन पार्ट्स पे होता है कि अगर वो पर्सनल एक्शन से रिलेट करता है तो पर्सनल एक्शन उस पर्सन के साथ खत्म हो जाता है जो मर गया। ठीक है, अब मान लीजिए यू वर सुइंग अ पर्सन फॉर असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट के लिए आप सू कर रहे थे उसको एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ही डाइड। ठीक है, डिफेंडेंट डाइड। अब ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट मेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट लाइबल्स, क्योंकि आप एक पर्सनल एक्शन के लिए सू कर रहे थे डिफेंडेंट को, एंड सिंस हियर द डिफेंडेंट डाइड तो पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। कुछ आपको इलस्ट्रेशन दे देता हूं पर्सनल एक्शंस के क्या क्या इलस्ट्रेशन होंगे।
देखिए, a suit for damages for assault or personal injuries or for malicious prosecution or for defamation or for breach of contract of marriage or for dissolution of marriage or a suit for specific performance of a contract which involves exercise of special skill like promise to paint a picture or sing a song or to teach a particular subject, ये सारे पर्सनल इन नेचर हैं. ठीक है, ये पर्सनल एक्शन है. और अगर ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट मर गया तो सूट अबेट कर जाएगा. अब लेट अस सपोज, आपको एग्जांपल देता हूं. अब लेट अस सपोज यू वांट टू सू मी टू टीच यू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अगर मैंने कह दिया कोर्ट को कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपेल नहीं करवाई जा सकती उस बात की, क्योंकि ये पर्सनल एक्शन है. ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कोई सिंगर है, ठीक है, देयर इज अ सिंगर, और आप चाहते हैं कि वो सिंगर आपके होटल में गाना गाए. बट होता क्या है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो सिंगर आपके राइवल होटल से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ पे गाना गाता है. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप जब करने जाएंगे तो यूजुअली आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं करा पाएंगे. लेकिन लेट अस सपोज दैट यू आर सुइंग दीज पर्सन्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट. आप सू कर रहे हैं तो आपका सूट तभी अबेट कर जाएगा व्हेन दीज पीपल डोंट सर्वाइव. ठीक है, और वैसे ही कोई भी पर्सनल स्किल इमेजिन कर लीजिए, लाइक प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर, प्रॉमिस टू सिंग अ सॉन्ग, प्रॉमिस टू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और let us suppose you want a particular lawyer to draft a particular application for you because he is a very skillful lawyer. तो ये भी पर्सनल एक्शन हुआ. तो ये सारे पर्सनल एक्शन पर्सन की डेथ के ही साथ खत्म हो जाएंगे, याद रखिएगा. ठीक है, अब क्या क्या एक्शन सरवाइव कर जाते हैं, इलस्ट्रेटिव लिस्ट देता हूं. Now it has been held that the right to sue survives in a suit by the landlord against his tenant for the possession of the rented house after the death of the landlord. This is one situation. Similarly, a suit for rendition of accounts against a trustee where the trustee died would also be a situation where the right to sue will survive. Similarly, in a suit for specific performance of the contract after death of the plaintiff, or a suit for partition of ancestral property by a co-partner after his death, or a suit for preemption are the situations where the right to sue will survive. ठीक है, पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किन सिचुएशन में राइट टू सू सर्वाइव करेगा और किन सिचुएशन में नहीं सर्वाइव करेगा. अब ये एक्सपीरियंस से आपको ज़्यादा आएगा, एग्जाम के पर्पज़ के लिए इतना बताना आपके लिए सफिशिएंट है. और याद रखिएगा, ये जो मैक्सिम मैंने अभी आपको बताई ना, एक्शियो पर्सोनालिस मोरिटर कम पर्सोना, है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हालांकि लिमिटेड क्लास ऑफ एक्शंस पे अप्लाई करती है, लेकिन अगर वो अप्लाई कर गई तो राइट टू सू विल नॉट सर्वाइव. याद रखिएगा. ऑलवेज रिमेंबर, इफ द राइट इज हेल्ड टू बी अ पर्सनल राइट which extinguishes with the death of the person concerned and does not devolve on the legal representative, there would be an end to the suit. The suit will simply abate. ठीक है, why would it abate? Because the right to sue is not surviving. For the purpose of order 22, जो most important सवाल आपके लिए होता है वो ये होता है कि right to sue survive कर रहा है या नहीं कर रहा. और अगर एक्शियो पर्सोनालिस मोरिटर कम पर्सोना की मैक्सिम अप्लाई कर जाती है तो राइट टू सू वुड नॉट सर्वाइव. ठीक है, because in these situations the right to sue will not devolve on the legal representative. पर अगर राइट टू सू इस नेचर का है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे डिवॉल्व कर सकता है तो सूट कंटिन्यू हो जाएगा, वहां पे फिर ये मैक्सिम नहीं अप्लाई करेगी. ठीक है, अब जरा टॉर्ट्स के कंटेक्स्ट में एक चीज बता देता हूं. ठीक है, इस पे एक बहुत लीडिंग केस है, एम वीरप्पा वर्सेस एवेलिन सिकेरिया का, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इट वाज डिसाइडेड ऑन 13 जनवरी 1988. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर पूरा का पूरा सूट टॉर्ट्स पे फाउंडेड है, इफ द इंटायर सूट क्लेम इज फाउंडेड ऑन टॉर्ट्स, द सूट वुड अनडाउटली बी अबेटेड. But if the action is founded partly on torts and partly on the contract, then the part of the claim which relates to tort would stand abated and the other part would survive. जो contract पे based है वो survive कर जाएगा.
If the suit claim is founded entirely on the contract, then the suit has to proceed to trial in its entirety and be adjudicated thereupon. अब जब भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था डैमेजेस फॉर असॉल्ट, डिफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एसेट्रा एसेट्रा, ये सब टॉर्शियस लाइबिलिटी में फॉल करेंगे. तो टॉर्शियस लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये मैक्सिम पूरा पूरा अप्लाई करती है. इवन इन 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 द क्लेम ऑफ नेग्लिजेंस, जहाँ पे आप डैमेजेस सीक कर रहे हैं फॉर नेग्लिजेंस, वहाँ पे भी ये मैक्सिम अप्लाई करेगा बिकॉज नेग्लिजेंस इज अ टॉर्ट. ठीक है. पर अब इसकी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है. वो क्या है कि अगर मान लीजिए प्लेंटिव सू कर रहा है फॉर डिफेमेशन, असॉल्ट या किसी और पर्सनल इंजरीज के लिए जो प्लेंटिव ने सस्टेन किया है, और उसको एक डिक्री ग्रांट हो जाती है. ठीक है. मतलब वो जीत जाता है ट्रायल कोर्ट में, और उसके बाद अपेलेट स्टेज में उसकी मौत होती है. ठीक है. डिफेंडेंट ने मान लीजिए डिक्री के खिलाफ अपील की एंड द प्लेंटिव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील डाइज. तो ऐसी सिचुएशन में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सूट कंटिन्यू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो डिक्री जो पास हुई है, इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ प्लेंटिव्स एस्टेट and the appeal from the decree by the defendant would become the question of benefit or detriment to the estate of the plaintiff, which his legal representatives are entitled to uphold and defend. ठीक है. एक ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अगर ट्रायल कोर्ट पे प्लेंटिफ जीत गया, डिक्री ग्रांट हो गई और अपेलेट स्टेज पे मर गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो डिक्री है, इट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ्स एस्टेट ना. डिक्रीटल डेट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ्स एस्टेट. So legal representatives of the deceased plaintiff would then become entitled to defend the decree in the appeal, because then it becomes a question of benefit or detriment to the estate of the plaintiff, जो legal representatives are entitled to uphold and defend. याद रखिएगा, अगर plaintiff को ट्रायल कोर्ट में डिक्री ग्रांट हो गई तो it is the defendant who will go on the appeal. तो defendant appellant हो जाएगा और plaintiff क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? respondent होगा. इस एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए जो केस लॉ है वो है मेलेपुरात सकुन्नी वर्सेस थेथिकिल जियोपालन कुत्ती. It was decided on it was reported in AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 411. यही सिचुएशन एम वीरप्पा वर्सेस एवलिन सिकेरिया में भी रिकॉग्नाइज की गई थी. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बताई थी. लेट मी रीड यू द ऑपरेटिव पैराग्राफ जो ये पोजीशन बहुत अच्छे से आपको बताता है. Supreme Court said in that case that the maxim actio personalis moritur cum persona has been applied not only to those cases where the plaintiff dies during pendency of the suit filed by him for damages for personal injury sustained by him, but also the cases where the plaintiff dies during the pendency of the appeal to the appellate court, be it the first appellate court or the second appellate court against the dismissal of the suit by the trial court, and for the first appellate court as the case may be. This is on the footing that by reason of the dismissal of the suit by the trial court or the first appellate court as the case may be, the plaintiff stands relegated to his original position before the trial court. The maxim actio personalis moritur cum persona has been held inapplicable only in those cases where the injury caused to the deceased person has tangibly affected his estate or has caused an aggression to the estate of the wrongdoer. As well, there is other exception in those cases where the suit for damages for defamation, assault and other personal injuries sustained by the plaintiff has resulted in a decree in the favor of the plaintiff, because in such a case, a cause of action becomes merged in the decree and the decretal debt forms part of the plaintiff estate, and the appeal from the decree by the defendant becomes a question of benefit or detriment to the estate of the plaintiff, which his legal representatives are entitled to uphold and defend. याद रखिएगा, प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 22 अप्लाइज ऑन अपील एज वेल. ठीक है. तो इस मैक्सिम का स्कोप ध्यान रखिएगा. वो केस लॉ जो मैंने मेंशन किया उसका भी ध्यान रखिएगा. अब ऑर्डर 22 कहाँ नहीं अप्लाई करता? ऑर्डर 22 एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में नहीं अप्लाई करेगा, रिट प्रोसीडिंग्स में नहीं अप्लाई करेगा, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिवीजन प्रोसीडिंग्स में नहीं अप्लाई करेगा. अब एक चीज याद रखिए कि जो अबेटमेंट है वो टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है. जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आपने शब्द ही सुने होंगे कि अगर एंटायर सूट इज फाउंडेड ऑन टॉर्ट देन द सूट विल अबेट. ये टोटल अबेटमेंट है.
लेकिन if the suit is founded partly on tort and partly on contract, then as far as tortious part is concerned, वो part of the claim is concerned, that would abate, but the part of the claim that is based on the contract would not abate. ठीक है, तो ये partial abatement का example है. अब एक और सिचुएशन का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए जब प्लेंटिफ ने अपना ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट किया हो तो जो डिफेंडेंट हो वो उस डेट से पहले ही मर गया हो. ठीक है, मान लीजिए एक्स ने सूट फाइल किया आज के दिन और डिफेंडेंट सूट फाइल करने से एक दिन पहले ही मर चुका है. अब सूट फाइल किया, कोर्ट ने लेट अस सपोज डिक्री भी ग्रांट कर दी, तो अब क्या होगा? देखिए, a suit filed against a dead person is considered a non-est and it has no legal effect. Likewise, a decree passed against a dead man is a nullity. Nullity होती है वो. Now there are 30 general principles with regard to Order 22. ठीक है, so you need to note them down. The first principle is, if an application is not made within the time allowed by law to bringing the legal representative of the deceased on record, the suit will abate so far as the deceased plaintiff or deceased defendant is concerned. Such abatement, and I lay emphasis on this point, such abatement is automatic and no specific order is envisaged by CPC. तो मतलब अगर मान लीजिए plaintiff or defendant dies, either of them dies, and the legal representatives are not brought on record, तो अबेटमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर एनविसेज नहीं करती है सीपीसी, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. देन वी कम टू द सेकंड प्रिंसिपल, व्हेन वंस अ सूट और अपील इज अबेटेड, अ स्पेसिफिक ऑर्डर सेटिंग असाइड सच अबेटमेंट इज नेसेसरी. तो अबेटमेंट तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन जब अबेटमेंट सेट असाइड करना है तो उसके लिए कोर्ट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास करना होता है. थर्ड जनरल प्रिंसिपल इज, वेयर इन अ प्रोसीडिंग अ पार्टी डाइज and one of the legal representatives is already on the record in another capacity, what is necessary is that he should be described also as an heir and legal representative of the deceased party. Failure to describe him as such would not, however, abate the proceedings. Fourth principle is, if there are two or more heirs and legal representative of the deceased party and one or more have been brought on record within time, a suit or an appeal will not abate on the ground that all the legal representatives have not been brought on record in time. Fifth principle is, if the legal representative of the deceased plaintiff or deceased defendant are brought on record within the prescribed period at one stage of the suit, it will inure for the benefit of the subsequent stages of the suit as well. You need not bring them again on the record in an appeal. एक बार आप record पे ले आए, it will inure for the benefit of the subsequent stages of the suit as well. Sixth principle is, where a plaintiff or an appellant, after diligent and bona fide inquiry, ascertains who the legal representative of the deceased defendant or respondent are and brings them on record within the prescribed period, then there is no abatement of the suit or appeal if the impleaded legal representatives sufficiently represents the estate of the deceased. The decree passed by court in such a case will bind not only the impleaded but the entire estate as well. ठीक है, एस्टेट बोल रहा हूँ, ESTATE, इसको स्टेट मत ले लीजिएगा, राज्य मत ले लीजिएगा, यहाँ पे लीगल एस्टेट की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है. बट दिस अबव रूल, जो अभी मैंने रूल आपको बताया, इट इज सब्जेक्ट टू वन थिंग. दिस रूल विल नॉट अप्लाई where the impleading of a person as a legal representative is not found to be bona fide, or where there has been fraud or collusion between the creditor and the heir impleaded, or there are circumstances which indicate there has not been a fair or real trial. Next principle, that is the eighth principle, that is that the doctrine of abatement applies to appeal as well. Ninth principle is that no suit can be filed against a dead person
But if the suit is filed against a dead man without the knowledge that he is dead, it is not honest. On an application by the plaintiff, the court may permit to implead the right defendant in the place of the deceased defendant. Court satisfaction will breathe the life into the suit in this case. लेकिन अगर उसने application नहीं दी and still proceeded with it, then the suit would be considered non-est और decree अगर pass हो गई, it would be considered a nullity. ठीक है? 10th principle is legal representative of the deceased are entitled to take all the contentions and defenses available to the deceased. But if they intend to take personal or individual defenses, they must get themselves impleaded in personal capacity. 11th principle is on death of the plaintiff or appellant, whether or not the suit or appeal abates depends upon whether the suit or appeal is founded entirely on torts or on contract or partly on torts and partly on contract. The next important principle is that a suit filed in representative capacity does not abate on death of one of the plaintiffs, nor the suit filed by a karta of Hindu undivided family abates on his death, and the succeeding karta can continue the proceedings. After this, a suit or appeal does not abate on account of death of an unnecessary, non-material or pro forma defendant or respondent. These points are very important. Note them down. Next important principle is that neither a suit nor an appeal abates where any party to the suit or an appeal dies between the conclusion of the hearing and the pronouncement of the judgment. ये आपको rule 6 से principle मिल जाएगा. After this, you must also know that the court has no inherent power under section 151 of CPC to implead a legal representative of the deceased respondent if the suit has abated on account of the appellant not taking appropriate steps within time to bring legal representatives of the deceased party on record. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑर्डर 22 एग्जॉस्टिव है और अगर कोई भी प्रोविजन एग्जॉस्टिव होता है तो उस पॉइंट को लेके इनहेरेंट पावर नहीं एक्सरसाइज की जा सकती, आपको उसी प्रोविजन के अंदर रहना होता है. ठीक है. और आपको बता देता हूं कि when a suit or appeal abates, a very valuable right accrues to the other party, and such a right ordinarily cannot be ignored or interfered with lightly. Laches or negligence by themselves furnish no good grounds for setting aside the abatement. A party guilty of negligence must bear the consequences and must suffer. तो मतलब अगर आप negligent हैं, आपने abnormal delay किया है, तो कोर्ट आपके फेवर में रूल नहीं करेगा, फिर अबेटमेंट सेट असाइड नहीं करेगा. लेकिन मान लीजिए पार्टीज आर जो पार्टीज अबेटमेंट सेट असाइड करना चाहती है वो थरली इलिटरेट है, रूरल बैकग्राउंड से है और फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ऐसे हैं कि कोर्ट को लगता है कि ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन इट कैन कंडोन द डिले. आपको पता है 90 डेज के पीरियड में आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाने के लिए एप्लीकेशन देनी होती है और अगर आपने नहीं दी तो कॉन्सिक्वेंस अबेटमेंट होता है ऐसे सिचुएशन में. तो याद रखिएगा लैचेस और नेग्लिजेंस कोई गुड ग्राउंड ऑफ डिफेंसेस नहीं माने जाते टू सेट असाइड द अबेटमेंट, पर किन्हीं किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे आप क्या कहते हैं आप रूरल बैकग्राउंड से इलिटरेट है या कोई भी फैक्टर सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में है तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में इट कैन कंडोन डिले कर सकता है. और इस पर्पस के लिए प्लेंटिव का मेयर एक्सक्यूज नहीं चलता है कि मुझे पता नहीं था कि डिफेंडेंट मर गया था. ठीक है, उसको रीजंस बताने पड़ेंगे और ये प्रूव करना पड़ेगा दैट ही वाज इग्नोरेंट ऑफ द डिफेंडेंट्स दैट एंड व्हाई ही कुडंट विद इन अ रीजनेबल टाइम bring the legal representative of the deceased defendants on the record, or and it has to prove it to the court and satisfy the court. ग्राउंड्स जेन्युइन होने चाहिए, एक बोल्ड प्ली नहीं ले सकते कि मुझे पता नहीं था. ठीक है, यू हैव टू प्रूव दोज ग्राउंड्स व्हाटएवर यू आर टेकिंग. फाइनली एक और चीज याद रखिएगा एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रिंसिपल दैट कंसिडरेशंस फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले under section 5 of the Limitation Act and bringing legal error on record or for setting aside the abatement under order 22 are distinct and different in nature.
अलग अलग हैं थोड़े। अब उसके लिए आपको लिमिटेशन का सेक्शन 5 समझना होगा कि उसके क्या ग्राउंड ऑफ कॉन्डोनेशन होते हैं, उसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को लेके ग्राउंड्स होते हैं, बट अभी उस पर एलैबोरेशन नहीं हो सकता, अदरवाइज वी विल डाइग्रेस फार अवे फ्रॉम द टॉपिक। तो अब हम बाकी के प्रोविजंस देख लेते हैं इसमें ऑर्डर 22 में। रूल 4A देख लीजिएगा, इट इज़ क्या कहते हैं, यू कैन डील इट विद योर सेल्फ। रूल 5 देख लेते हैं क्या है। ये कहता है whether question arises whether the person is or is not the legal representative of the deceased plaintiff or the deceased defendant, तो कौन डिसाइड करेगा ये सवाल? कोर्ट। प्रोवाइडेड वेयर ये क्वेश्चन अपेलेट कोर्ट के सामने अराइज होता है, तो अपेलेट कोर्ट क्या कर सकता है? बिफोर डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वो ये कह सकता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट विल ट्राई द क्वेश्चन और उस पर एविडेंस लेगा एंड इट विल रिटर्न द रिकॉर्ड टुगेदर विद एविडेंस टू द अपेलेट कोर्ट। ठीक है, और फिर उन सारे रिकॉर्ड और एविडेंस को देख के अपेलेट कोर्ट फिर डिटरमाइन करेगा उस सवाल को कि वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रिकॉर्ड पे लाया गया है डिसीज पार्टी का, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। रूल 7 किस चीज की बात करता है? सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ द फीमेल पार्टी। ये कहता है मैरिज ऑफ अ फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट, बट द सूट में नॉटविथस्टैंडिंग बी प्रोसीडेड विद टू जजमेंट, and where the decree is against a female defendant it may be executed against her alone। मैरिज करने से सूट अबेट नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसका सब रूल 2 कहता है where the husband is by law liable for the debts of his wife, the decree may with the permission of the court be executed against the husband also, and in case of judgment for the wife the execution of the decree with such permission be issued upon the application of the husband where the husband is by law entitled to the subject matter of the decree। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी बात ये कर रहा है कि अगर किसी फीमेल पार्टी ने शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सूट अबेट कर गया, और अगर डिक्री मान लीजिए उस फीमेल डिफेंडेंट के खिलाफ पास होती है तो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन। सिमिलरली अगर किन्हीं सिचुएशन में हस्बैंड इज बाय लॉ लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ हिज वाइफ, तो कोर्ट की परमिशन से हस्बैंड के खिलाफ भी डिक्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। एंड वेयर द वाइफ के फेवर में मान लीजिए डिक्री पास हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में the husband also can apply for execution of the decree that has been passed in favor of its wife। पर उसको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रूल 8 पे। ये है insolvency of the plaintiff in any suit which the assignee or receiver might maintain for the benefit of its creditors shall not cause the suit to abate। सूट अबेट नहीं होगा unless such assignee or receiver declines to continue the suit, मना कर देता है सूट कंटिन्यू करने से, और unless any special reasons the unless for any special reasons the court otherwise directs to give security for cause thereof within such time as the court may direct। Sub rule 2 says procedure where assignee fails to continue suit or give security। It says where the assignee or a receiver neglects or refuses to continue the suit and to give such security within the time so ordered, the defendant may apply for the dismissal of the suit on the ground of the plaintiff's insolvency, and the court may make an order dismissing the suit and awarding the defendant the cost which he has incurred in defending the same to be proved as a debt against the plaintiff's estate। बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि जहाँ पे जो असाइनी है वो सूट कंटिन्यू नहीं करता है या नेग्लेक्ट करता है सूट को कंटिन्यू करने से, तो ऐसे में डिफेंडेंट कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द डिसमिसल ऑफ द सूट कि भाई प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट है और सूट डिसमिस कर देना चाहिए, आई हैव नो सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट। तो कोर्ट ऐसे में क्या कर सकता है? इट में ऑर्डर डिसमिसल ऑफ द सूट और डिफेंडेंट को कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है विच ही हैज इनकर्ड इन डिफेंडिंग द सूट, और वो जो कॉस्ट का जो अवार्ड है इट वुड बी अ डेब्ट अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स एस्टेट। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा कि क्या कहते हैं उसने कितना कॉस्ट इनकर किया, दैट कॉस्ट हैज टू बी प्रूव्ड। लेकिन अगर एक बार कॉस्ट अवॉर्ड हो गया देन दैट वुड बी अ डेब्ट अगेंस्ट द एस्टेट ऑफ द प्लेंटिफ।
तो रूल 8 इंसॉल्वेंसी से रिलेट करता है. इंसॉल्वेंसी आप समझते होंगे. इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स. ठीक है. अब रूल 9 पे आ जाते हैं. रूल 9 क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि जहां पे सूट अबेट हो जाता है या ऑर्डर 22 में डिसमिस हो जाता है तो फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट. ठीक. लेकिन फिर सब रूल 2 कहता है ऑर्डर 9 का कि द प्लेंटिव or the person claiming to be the legal representative of the deceased plaintiff or the assignee or receiver in the case of an insolvent plaintiff may apply for an order to set aside the abatement or dismissal, and if it is proved that he was prevented by any sufficient cause का word फिर occur हुआ. ये दोनों words फिर occur हुए. मार्क कर लीजिए. From continuing the suit, the court shall set aside the abatement or dismissal upon such term as cost or otherwise as it thinks fit. फिर सब रूल 3 says provisions of section 5 of limitation act shall apply to applications under sub rule 2. explanation कहती है कि nothing in this rule shall be construed as barring in a later suit defense based on the facts which constitute the cause of action in the suit which has abated or has been dismissed under this order. मतलब ये जो बार करता है सूट को बार करता है बट डिफेंस को नहीं बार करता. तो सब्सिक्वेंट सूट में अगर you are being sued for some matter जो मैटर ऑर्डर 22 में किसी प्रीवियस सूट में या किसी प्रीवियस मैटर में डिसमिस हो चुका है तो आप अपने आप को वही ग्राउंड्स को लेकर डिफेंड कर सकते हैं. एक सिंगल लाइन याद रख लीजिएगा. ऑर्डर 22 और अबेटमेंट और डिसमिसल अंडर ऑर्डर 22 does not bar the defense based on the same facts which constituted the cause of action in the suit. डिफेंस नहीं बार करता है. It does not affect the defense. अब रूल 10 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर द फाइनल ऑर्डर इन द सूट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर यूज होता है लेकिन प्रैक्टिकली अक्सर यूज होता है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लीजिएगा. ये कहता है कि इन अदर केसेस ऑफ असाइनमेंट क्रिएशन और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट में बाय लीव ऑफ द कोर्ट बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द पर्सन अपॉन whom such interest has come or devolved. The attachment of the decree pending an appeal therefrom shall be deemed to be an interest entitling the person who procures such attachment to the benefit of sub rule 1. बेसिकली ये कहता है, ये रूल आपसे ये कहता है, अटैचमेंट वाला पार्ट अभी इग्नोर करिए. रूल 10 आपसे कहता है कि अगर सूट की पेंडेंसी के दौरान कोई असाइनमेंट क्रिएशन या डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट होता है विद रिगार्ड्स टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी तो कोर्ट की परमिशन के साथ सूट कंटिन्यू किया जा सकता है अगेंस्ट दैट पर्सन जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट डिवॉल्व हुआ हो. ठीक है, जिसको वो इंटरेस्ट मिला हो. ध्यान रखिएगा ये रूल कब अप्लाई करेगा. ये रूल तब अप्लाई करेगा when an assignment creation या devolution of interest हुआ है during pendency of the suit. So ये pendency of the suit के दौरान ही होना चाहिए. तभी you can obtain the permission of the court to continue the suit against the person on whom such interest has devolved. ठीक है. तो आपको ज़्यादातर यही सवाल आएगा कि ये असाइनमेंट क्रिएशन और डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट किधर है और ये क्या है. तो बस इतना ही बता दीजिएगा, दैट वुड बी इनफ. रूल 10 है बेसिकली ये कहता है कि व्हेन अ प्लीडर हु अपीयर्स फॉर द पार्टी कम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा और कोर्ट फिर नोटिस ऑफ डेथ देगा टू द अदर पार्टी और इस पर्पस के लिए द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लीडर एंड द डिसीज पार्टी शैल डीम टू सबसिस्ट. रूल 11 कहता है कि यही जो ऑर्डर 22 के जो प्रोविजंस हैं वो अपील पे भी अप्लाई करते हैं. रूल 12 आपसे कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर 22 डज नॉट अप्लाई ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर पे नहीं अप्लाई करता ये. फेयर एनफ, आपका ऑर्डर 22 कंप्लीट हो गया. अब हम जल्दी जल्दी ऑर्डर 20 कर लेते हैं. ठीक है, इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा. इसमें ज़्यादा देर हम लोग टिकेंगे नहीं, 10 मिनट में से ख़त्म करना है. सी ऑर्डर 20 के रूल 1 में क्या इंपॉर्टेंट है. पहली चीज जो आपको गौर करनी होगी वो ये है कि कोर्ट को जजमेंट फोर्थविथ प्रोनाउंस करना होता है. इट हैज टू प्रोनाउंस द जजमेंट एट वंस. अगर वो नहीं हो सकता तो 30 दिन के अंदर कर दे, और अगर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं तो किसी भी हाल में 60 दिन के अंदर कर दे. ठीक है, और ये जो पीरियड है कब से गिना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस इज कंक्लूडेड.
कमर्शियल कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में पीरियड कितना है, 90 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है। रूल 2 आपको बताता है पावर टू प्रोनाउंस द जजमेंट रिटन बाय जजेस प्रीडेसेसर। ये बेसिकली ये है कि अ जज शैल प्रोनाउंस अ जजमेंट विच इज रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय हिज प्रीडेसेसर। मतलब मान लीजिए उससे प्रीवियस जज जो था उसने जजमेंट लिख दिया था, साइन कर दिया था, पर प्रोनाउंस नहीं किया था, तो जो नया जज आया है वो उस पुराने जज का जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। ठीक है। जजमेंट शैल always be signed, ठीक है, it will be dated and signed by judge in the open court at the time of pronouncing। और एक बार वो साइन हो गया then it cannot be altered or added to save as otherwise provided by section 152 और on review। तो 152 में क्या है, कोई क्लरिकल एरर हो गया है, मान लीजिए कि रिलीफ 3 लाख का ग्रांट करना था, गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो 30 लाख हो गया। तो ये जो क्लरिकल और अरिथमेटिकल एरर्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें ऑल्टर हो सकती हैं। और रिव्यू की प्रोसीडिंग्स में तो ऑफकोर्स वो ऑल्टर हो सकता है। ठीक है। रिव्यू कहाँ है आपका, सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी रेड विद ऑर्डर 47। फिर हम आ जाते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के पॉइंट से कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज नीड नॉट कंटेन मोर देन पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन देयर ऑन। पर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को छोड़ के बाकी कोर्ट्स क्या करेंगे, they shall contain a concise statement of the case, points of determination और तब decisions and reasons for decisions। फिर रूल 5 आपसे कहता है court shall state its decision on each issue। हर इशू पे फाइंडिंग और डिसीजन बताना जरूरी होता है कोर्ट के लिए। तो इशू कभी भी हवा में फ्रेम नहीं होते, अगर आपने इशू फ्रेम कर दिया तो उस पे फाइंडिंग और डिसीजन देना जरूरी हो जाता है। रूल 5 ए कोर्ट पे एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि जहां पे पेटिशनर प्लेंटिफ इन पर्सन सू कर रहा है और द पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर और कोर्ट के जजमेंट से अपील लाए करती है, तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा और साथ में पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी बताना होगा फॉर फाइलिंग सच एन अपील। ठीक है। रूल 6 किस चीज की बात करता है, कंटेंट्स ऑफ द डिक्री। देखिए रूल 6, 6A और 6B इंपॉर्टेंट है। रूल 6 कहता है द डिक्री शैल अग्री विद द जजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर डिक्री कभी डिसएग्री नहीं कर सकती जजमेंट से, वो अग्री ही करती है। डिक्री शैल अग्री विद द जजमेंट एंड शैल कंटेन अ नंबर ऑफ द सूट, द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज and their registered address and the particulars of the claim and shall specify clearly the relief granted or other determination of the suit। The decree shall also state the amount of cost incurred in the suit, by whom or out of what property and in what proportion the costs are to be paid। The court may direct that the cost payable to one party by the other shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the latter। Fairly simple क्या contents होंगे। 6A talks about the preparation of decree। कितने टाइम में डिक्री प्रिपेयर हो जानी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कोर्ट को कि डिक्री एक्सपीडिशियसली ड्रॉन हो, मतलब एज सून एज पॉसिबल विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। ठीक है, 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। ये 15 दिन का पीरियड पूछा जाता है, मार्क कर लीजिएगा। फिर रूल 6B आपको बताता है दैट द कॉपीज ऑफ द जजमेंट आर टू बी क्या कहते हैं गिवन टू द पार्टीज फोर्थविथ। ठीक है। रूल 6B tells you that where the judgment is pronounced, the copies of the judgment is to be made available to the parties immediately after the pronouncement of the judgment for preferring an appeal on payment of such charges as may be specified in the rule made by the High Court। Dates of the decree क्या होगी, the decree shall bear date the day on which the judgment was pronounced। हमेशा जजमेंट जिस दिन को प्रोनाउंस होता है डिक्री में भी वही दिन होती है। अगर मान लीजिए डिक्री 15 दिन बाद प्रिपेयर होती है जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद, तो फिर डिक्री में 15 दिन बाद की डेट नहीं होती है, उसमें वही डेट डाली जाती है जो जजमेंट प्रोनाउंस करने की डेट थी। ठीक है। तो मान लीजिए आज मैंने जजमेंट प्रोनाउंस किया और डिक्री पास हुई आज से 20 दिन बाद। ठीक है, डिक्री ड्रॉन अप हुई आज से 20 दिन बाद। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिक्री में जो डेट होगी ना वो होगी उस दिन की जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ। ठीक है। तो रूल 7 भी वही बात करता है। साथ में ये भी कहता है कि जब जज सेटिस्फाइड हो जाता है दैट द डिक्री हैज बीन ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट देन ही शैल साइन द डिक्री।
अब रूल 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल 9 पे आ जाते हैं. रूल 9 टॉक्स अबाउट दैट वे द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो डिक्री में वो डिस्क्रिप्शन बताना जरूरी है विच इज सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सेम एंड वेयर सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड by boundaries or by the numbers in record or settlement survey, the decree shall specify the boundaries or numbers. रूल 10 उन सिचुएशंस के लिए कि जहाँ पे डिक्री प्रोवाइड्स फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और सूट मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है और डिक्री कहती है कि सच प्रॉपर्टी शैल बी डिलीवर टू अ पर्टिकुलर पार्टी. तो डिक्री ये भी बताएगी कि क्या अमाउंट ऑफ मनी इन एन अल्टरनेटिव पे किया जा सकता है द डिलीवरी ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी हैड. Rule 11 is about that situation where the decrees for payment of money, the court for sufficient reason can say that the payment can be made by installments either with or without interest. ठीक है, ये ऑप्शन इज अवेलेबल टू द कोर्ट. साथ ही साथ एक ऑप्शन और भी अवेलेबल होता है कोर्ट के पास कि कोर्ट को अगर सफिशिएंट रीजन लगता है देन इट में ऑल्सो से that the payment of a particular amount shall be postponed. ठीक है, पोस्टपोनमेंट का भी ऑर्डर दे सकता है, पेमेंट फॉर इंस्टॉलमेंट का भी ऑर्डर दे सकता है, either with or without interest. अब रूल 12 की रीडिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के मोस्टली रूल्स की रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बस आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है. उस कंटेक्स्ट से सवाल आएगा कि प्रिलिमिनरी डिक्री किधर किधर पास होती है. ठीक है, तो वो अक्सर सिचुएशन जुड़ी होगी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 के क्लॉज 2 से रिलेट होगी विद प्रिलिमिनरी डिक्री पॉइंट्स. तो प्रिलिमिनरी डिक्री के जब भी पॉइंट्स हों तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ कहाँ प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है. अब रूल 12 में जब डिक्री फॉर पोजेशन और मीन प्रॉफिट्स होती है तो वहाँ पे द कोर्ट में पास अ डिक्री फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और साथ ही इट में ऑल्सो ऑर्डर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन प्रॉफिट्स. इसमें आप सीधे लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, जो क्लॉज सी का पॉइंट 3 है. वो कहता है कि जब भी आप एक इंक्वायरी कर रहे होंगे एज टू रेंट और मीन प्रॉफिट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, तो जो एक्सपायरी पीरियड दिया गया है लास्ट का दैट इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री विच एवर इवेंट ऑकर्स फर्स्ट. तो ये 3 साल का पीरियड मार्क कर लीजिएगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मतलब पूछा नहीं जाता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बताया दे रहा हूँ अपनी तरफ से. टेक्निकलिटीज थोड़ी अराइज होती हैं इसको लेके. अब जैसे आपका डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स है, इसमें बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है. ठीक है, वैसे ही आपका डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डायरेक्शंस फॉर अकाउंट्स, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्रा एसेट्रा, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है. सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो ये सब आप खुद से कर लीजिएगा 12 टू लेके रूल 18 तक. यू कैन रीड इट योर सेल्फ और रटना नहीं है इसको, बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रिलिमिनरी डिग्री कहाँ कहाँ पास हो रही है और कहाँ कहाँ नहीं पास हो रही है. ठीक है, हमेशा जब भी आप ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे यू विल मेंशन इट इन कंटेक्स्ट ऑफ एलैबोरेशन ऑन डिग्री. जब भी पूछा जाता है ना व्हाट इज अ प्रिलिमिनरी डिग्री, ऐसा सवाल आ गया, तो प्रिलिमिनरी डिग्री को डिफाइन करने के बाद आपको बताना होगा कि कहाँ कहाँ सीपीसी में प्रिलिमिनरी डिग्री है. तो वहाँ पे एक एक लाइन में मेंशन करना होगा कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि पार्टीशन के मैटर्स में कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पास करता है पहले, ऐसा दिया हुआ है ऑर्डर 20 के रूल 18 में. वैसे ही आप कह सकते हैं इन अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है ऑर्डर 20 के रूल 15 में, एसेट्रा एसेट्रा. या आप सीधे कह सकते हैं ऑर्डर 20 के रूल 12 से लेके 18 तक वो प्रोविजंस हैं जहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्री के लिए अप्लाई किया, प्रिलिमिनरी डिक्री के लिए प्रोवाइड किया जाता है. वैसे ऑर्डर 34 में भी ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्री के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं बाय सीपीसी इटसेल्फ. रूल 19 तो हम लोग ऑर्डर 8 और काउंटर क्लेम कह रहा हूँ, सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ के कंटेक्स्ट में पढ़ ही चुके हैं, तो उसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड इट. रूल 20 इज़ अबाउट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड. तो हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जजमेंट की जो कॉपीज़ दी जाती हैं वो सर्टिफाइड कॉपीज़ दी जाती हैं, फोटो स्टेट कॉपीज़ नहीं दी जाती. सर्टिफाइड कॉपीज़ आर प्रोवाइडेड. ठीक है, एंड दैट इज़ इट. हो गया आपको ऑर्डर 20 एज वेल. ऑर्डर 20 में मेन क्या इंपॉर्टेंट है, रूल 1 का पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर 20 का रूल 1 जहाँ पे कितने पीरियड
पीरियड्स दिए गए हैं उस पर ध्यान देना है, 1 मंथ का पीरियड, 60 डे का पीरियड और फोर्थवेथ कि जजमेंट कब प्रोनाउंस किया जाता है उस कंटेक्स्ट में। फिर डिक्री को प्रिपरेशन करने के लिए कितना समय लग सकता है, कितने टाइम के अंदर कर देना चाहिए, रूल 6A के कंटेक्स्ट में ध्यान रखिएगा। रूल 6 ध्यान रखिएगा विच रिलेट्स टू कंटेंट्स ऑफ डिक्री। बाकी जनरली अवेयर रहिएगा फ्रॉम रूल 12 to 18, उसका जनरल अवेयरनेस ज़रूरी है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको वर्ड बाय वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप टाइटल हेड ही ध्यान में रखें तो दैट इज़ सफिशिएंट। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहाँ प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो रही है और कहाँ नहीं। रूल 19 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रूल 19 इम्पॉर्टेंट है उसके कंटेक्स्ट में, क्या कहते हैं आपके सेट ऑफ के कंटेक्स्ट में, इक्विटेबल सेट ऑफ के कंटेक्स्ट में, स्पेसिफिकली रूल 19 का सब रूल 3, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यही रूल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के 4-5 ही रूल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इसको लेके जनरली अवेयर रहिएगा कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को पूरा का पूरा बाकी कोर्ट्स की तरह जजमेंट रिकॉर्ड करने नहीं होते, उसको सिर्फ पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन और उसका डिसीजन बताना होता है। पर बाकी कोर्ट्स को क्या करना होता है, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस रिकॉर्ड करना होता है, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन रिकॉर्ड करने होते हैं, उन पे डिसीजन और डिसीजंस का रीज़न रिकॉर्ड करना होता है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बस इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका ऑर्डर 20 भी हो गया और 22 भी हो गया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई वुड सी यू टुमारो।